देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें ये बखूबी पता है कि इंडिया बैशिंग मेरा शौक़, मेरा फ़न और या तो यूँ कह लीजिए कि मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है। जब रावी महज एक प्रोड्यूसर प्लस एक स्ट्रगलिंग एंकर हुआ करता था तो मुझे बुला करके और ये जब टास्क असाइन किया गया इंडिया बैशिंग का, तो मैंने जो जवाब दिया था मुझे आज भी याद है। मैंने कहा सर ये मैं इबादत की तरह ये काम करूँगा, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मैंने अपना ये फरीज़ा पूरी तरह से निभाया। आज भी मैं कुछ यही करने आ रहा था, लेकिन शाम की चाय पर एक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जनाना आवाज़ ने कानों में जहर घोल दिया। अपने तौर पर उन्होंने जो उनको न्यूज़ से कंटेंट दिया गया था, जो वो टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे बड़ी मुश्किलों से पढ़ रही थी, उस पे वो मोदी को कम ललकार रही थी, और उन्होंने खान साहब को, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अल्लाह उन्हें नज़र-ए-बद से बचाए, उनको मुजाहिद मिल्लत साबित कर दिया। मैं ताज्जुब की हद तक पाकिस्तानी हूँ, ये सब जानते हैं जो लोग मुझे जानते हैं, मगर मुझे शर्म आने लगी और मेरे कानों में वो एक जुमला था जो गूंजने लगा कि खुशामद भी मुनाफकत की एक शक्ल है। मोदी को आप कोस रहे, समझ में आ रहा है आज का दिन है, हम सब मिलके कोसेंगे, लेकिन आपने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का जन्म करार दे दिया। अब वो मीडिया ग्रुप की मजबूरी है या कुछ पेटियां इधर से उधर हुई हैं, मेरी समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने आप को इस खुशामद से कैसे बचाऊं। मैं नहीं भी करूंगा तो लोग उसमें यही सब ढूंढेंगे। तो मुझे ख्याल आया, मैंने कंटेंट को ज़रा डिफरेंट अंदाज में आज तरतीब दिया है। कोशिश करूंगा कि ज़रा सी भी रमक आप इसमें खुशामद की ना पा सकें। गुजरात का कसाब जो है वो पाकिस्तान पर रिवायती इल्ज़ाम तराशियाँ उसने शुरू कर दी हैं। पुलवामा हमले के तनाजुर में साबिक चाय फरोश चाहता है कि उससे बदला खेला जाए। बताया जा रहा है कि उसने सेना को तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया। अब ये एक अलग बात है कि सेना अगर इस लायक होती तो माजी में जो जूतेबाजी होती रही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस किस्म के मज़ाक़ा खेज़ मनाजिर ज़रा कम ही देखे हैं। इंडियन पार्लियामेंट पर हमला, ब्लैक कैट कमांडोज जिसकी दुनिया में धाक उस वक्त कायम थी, उनको मैंने भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर पनाह ढूंढते देखा। उनसे अच्छे तो वो अटैकर्स थे यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो अपने फन में इतने माहिर थे कि उन्होंने तिगनी का नाच नचा दिया। अभी ये जो मेजर को जहन्नम वासिल किया है 4 भारतीय सूरमाओं के साथ, वो कितने दर्जन लोगों ने किया? 3 कश्मीरी। मतलब कैन यू बिलीव? लेकिन कुर्बान जाइए हमारी यहाँ की सादगी पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत अहसन कदम उठाया। आज उन्होंने कौम को इस हवाले से एतमाद में लिया। हाल ही में फारिग हुए हैं सऊदी वली अहद की मेहमान नवाजी से। उसके बाद उन्होंने मौका गनीमत जाना, फ़ौरन टीवी पे दर्शन दे करके उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया। मोदी को उन्होंने ये बता दिया कि अब अगर टाइम पास की कोई कोशिश की गई तो वो टाइम बहुत बुरा शुरू हो जाएगा। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर आपने कुछ ज़्यादा सीरियसनेस का मुजाहरा कर दिया मोदी को लेकर के। हालांकि उसको तो अपने मुल्क में कोई सीरियस नहीं लेता। इन तिलों में तेल होता तो सर्जिकल स्ट्राइक का वो ड्रामा जो उन्होंने किया था, और वो भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मदद से, वो रियलिटी की शक्ल नहीं इख्तियार कर जाता। लेकिन वज़ीर ख़ारजा, अल्लाह उनकी जो है ना उम्र दराज करे, वो खान साहब से भी आगे चले गए। उन्होंने बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा को इंटरवेंशन की दावत दे दी। मतलब ऐसी भी क्या मसला संजी, ऐसा भी क्या मज़ा। अक़वाम मुत्तहिदा, मैं जब 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में स्कूल जाया करता था तो मुझे याद है एडवर्ड शिवर्ड नॉट्जे, ये उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का नाम हुआ करता था। आज आप किसी 6ठी जमात के लड़के से पूछें, उसको नहीं पता होगा। मोबाइल के बारे में पूछ लें आप, लेकिन मुझे उस वक्त भी पता था, और मैं उस वक्त से ये सारे बयान देख रहा हूँ। उस वक्त से आज तक अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया जो आपकी बातों को सीरियसली लेगी। लेकिन बहरहाल आप अपने काम में ताक हैं। भारत को याद रहे, हमारे यहाँ सिर्फ 2 पीसेज ऐसे हैं, वहाँ सनी देओल भी क्या होगा। अगर फैसल वावडा को गुस्सा आ गया या शहरियार अफरीदी को, तो इंडिया की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इन्हें अंदाज़ा नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं, मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं कमल शोज़ब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। साथ ही साथ स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम खेलदास कोहिस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगे। और
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरम इम्तियाज़ अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का प्रोग्राम में मशकूर हूँ। मैम, हस्ब दस्तूर आपकी तरफ जाऊँगा, लेकिन उससे पहले दिल की गहराइयों से मैं और मेरे अगले पिछले आपसे ये इल्तमास करते हैं कि प्लीज़ आज मेरे गेस्ट्स को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो मैं एहसानमंद रहूँगा आपका। मेरा पहला और मुख्तसर सवाल ये है कि खान साहब ने नो डाउट जो कुछ कहा इख्तिसार के साथ कहा, और वो कहा कि जो मैं सुनना चाह रहा था, कौम सुनना चाह रही थी, लेकिन फिर भी अगर ऑन अ लाइटर नोट मोदी को इतना सीरियसली क्यों ले लिया उन्होंने? जी, थैंक यू वेरी मच नूरुल आरफीन। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 3 वर्सेस 1 है, तो आपने 3 के बराबर में मुझे टाइम देना है। जहां तक इंडिया की बात है, देखिए, मोदी को हम सीरियस नहीं लेंगे तो फिर कौन सीरियस लेगा, क्योंकि पूरी दुनिया उसको सीरियस लेती है। उनकी लॉबी है और वो इस वक्त भी सिटिंग गवर्नमेंट में है, और इंडिया ने उस टाइम पे बहुत होमवर्क किया इंटरनेशनल अपनी लॉबी बनाने में, जिस वक्त हम लोग अपनी सिक्योरिटी स्टेट में अपनी एयर बेसिस को रेंट पे दे रहे थे या वैसे ही दे रहे थे, या हमारे यहाँ से नेटो फोर्सेस गुजर रही थी। यानी इस खत्ते को, जो हमारी सरजमीन है, इसको सिर्फ लोगों की जंगों के लिए हमने जब इस्तेमाल में हम बिजी थे, उस वक्त वो लॉबिंग में बिजी थे। जब हम लोग अपने माल बनाने में बिजी थे, या हमारी रिजीम्स जो हैं वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स माजरत के साथ, तो उस वक्त वो इंडिया अमेरिका में भी लॉबी कर रहा था, इसराइल के साथ लॉबी कर रहा था, ईरान के साथ उनकी लॉबी थी, दुनिया में उन्होंने अपनी लॉबी की है। आप टॉप 200 लोगों को अगर आप सर्च करें, मैं आपको दावे से बता रही हूँ कि उसमें 85% लोग आपको इंडियंस नजर आएंगे। यूएसए के मैं बात कर रही हूँ, टॉप पोजीशंस पे आपको वहां पे इंडियंस नजर आते हैं। सो आप ये मत समझिए कि हमने उनको वैसे ही, वाकई 2 दिन 3 दिन तो हमने बिल्कुल उनको सीरियस नहीं लिया, लेकिन मेरे पास वीडियोस मौजूद है, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कनाडा में इंडियंस ने निकल के प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान के खिलाफ, और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है जिससे हम जान छुड़ा रहे हैं। हमने टेररिज्म की जो जंग में छलांग मारी थी, वो एंटी टेररिज्म थी। टेररिज्म के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, हमने 70,000 लोगों की कुर्बानी दे दी, $100 बिलियन हमारा इकोनॉमी से चला गया, हमारी आवाम गरीब से गरीब तर हो गई, हमारे पे कर्जे मजीद चढ़ गए, और बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमें मिला टेररिस्ट का एक स्टिकर, और हमारे दुश्मनों को मौका मिल गया, और उसमें सबसे ऊपर उछलने वाला इंडिया है, जो हर जगह जाके नैरेटिव बिल्ड करता है। और आपकी अपनी सरजमीन पे आप ट्विटर्स पे देख लें, हमारे कुछ माशाल्लाह ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं, मैं तो हैरान होती हूँ उनकी अक्लों पे, और हैरान होती हूँ उनकी मुहिब्बे वतनी पे, जो फौरन सेकंड कर लेते हैं जब इंडिया से कोई ऐसा कोई भी शुरली छोड़ी जाती है। ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही हैं, ये इस वक्त जरूरत थी। दुरुस्त कह रही हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। मैं पूरी दुनिया में, एक सेकंड नूरुल आरफीन, एक सेकंड सिर्फ, लेट मी फिनिश। इन्होंने इस वक्त नैरेटिव बिल्ड करने की उस वक्त कोशिश कर रहे हैं जब पाकिस्तान ने अपनी टोटल पैराडाइम शिफ्ट कर लिया है। हमने 360 डिग्री चेंज हमारी स्ट्रेटेजी होगी। हम इकोनॉमिक ओरिएंटेड मुल्क है, हम इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास दुनिया से इस वक्त इन्वेस्टर आ रहा है। हम इस वक्त अपने लिए, अपने आप को टूरिज्म के लिए खोल रहे हैं, ना कि टेररिज्म के लिए खोल रहे हैं। फेयर इनफ मैम, फेयर इनफ मैम, गॉट योर पॉइंट। प्लीज थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। इम्तियाज शेख साहब, सर मैं जो कुछ कह रहा था, मेरे सामने एक बयान मौजूद है रहमान मलिक साहब का, फरमा रहे हैं भारत हो सकता है कि पहले की तरह अपने फनकार लाकर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करे। सर भारत अगर ये ड्रामा करता है तो वो जैसे मोहतरमा अभी फरमा रही थी कि यहाँ हमारी सरजमीन पर भी कुछ किराए के, कुछ भाड़े के इंटेलेक्चुअल्स, कुछ ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स जिन्हें कह लें आप, वो मौजूद हैं जो उनकी बातों को सेकंड कर रहे होते हैं। कुछ यहाँ जिसको कहते हैं मोमबत्ती माफिया भी ऐसी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कुछ यहाँ से वहाँ वफूद के तबादले वाले भी ऐसे हैं कि जिनका दाल दलिया भी इन्हीं सारी चीज़ों चल रहा है। आपके ख्याल में इस वक्त अगर उनकी गर्दन दबोचने का कोई तीर बहदफ नुस्खा अगर आप तजवीज़ करें तो वो क्या होगा? देखें जी, जो हालात आजकल हैं और जो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं इस वक्त, आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त तरक्की पर हैं। और मोदी सरकार ने तो वहाँ मतलब जिस तरह कश्मीर में ज़्यादतियाँ शुरू कर दी हैं, या जिस तरह की सूरत हाल उन्होंने डेवलप कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, और जहाँ जहाँ भी उनका लॉबी उनकी मौजूद है, तो उस इन हालात में तो मतलब अगर इस तरह कोई बात करेगा जो जिस तरह आप कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क का वफादार तो नहीं होगा। इस वक्त तो सूरत हाल यह है कि मतलब पूरी कौम को मुत्तहद होना पड़ेगा,
पूरी लीडरशिप को मुतहद होना पड़ेगा और इंडिया के साथ एक भरपूर किस्म का जवाब देना पड़ेगा। और ये वफूद के सिलसिले चीज़ें ये चलती हैं, ये होते हैं जब हालात नॉर्मल होते हैं, लेकिन लोग तो शायद चाहते भी हों लेकिन वहाँ की सरकार कभी नहीं चाहती। और ये मोदी के आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की सूरत हाल बन गई है कि छोटी छोटी चीज़ पर भी उनको बहाना चाहिए। और अब तो इलेक्शन का टाइम आ गया है, उनको मतलब इलेक्शन जीतने के लिए या इलेक्शन में मुकाबला करने के लिए ये नैरेटिव उन्होंने क्रिएट किया है और ये इस तरह की सूरत हाल बॉर्डर्स पर उन्होंने की है। लेकिन मैं आपको इतना मुझे यकीन है और बल्कि पाकिस्तानी कौम को यकीन है कि पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान के तमाम लोग, अवाम पाकिस्तान का इस बात को जानता है कि ये गीदड़ भभकियाँ हैं और इन गीदड़ भभकियों में मतलब कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, एटमी हैसियत रखता है अपनी। इस तरह कभी इंडिया सोच भी नहीं सकता इस तरह की कोई हरकत करने के लिए जिसमें मतलब कोई हमला कर ले या कोई इस तरह की बात कर ले या जंग की बात करे। बस ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वारफेयर है और उसके लिए पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम तैयार हैं और वो मतलब इस तरह की चीज़ों को करेंगे। और जो वफूद के जो तबादले होते हैं ये अमन की सूरत हाल में होते हैं, लेकिन वो मोदी सरकार तो अमन चाहती नहीं है, वो तो हालात नॉर्मल होना देना चाहती नहीं है। और हर वो इल्ज़ाम जो कि वो ख़ुद नहीं संभाल सकते अपने मुल्क में, वो पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है, चाहे वो मतलब काबुल में हो, चाहे दिल्ली में हो, या जहाँ भी हो वो सूरत हाल, वो पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम। फेयर इनफ सर, गॉट योर पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा मुझे। खेलदास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि नाराज हो जाएं, पहले वजाहत कर दूं कि सर मैं वापस आऊंगा और इंशाअल्लाह ताला जो कुछ है उसका उधार चुकता करेंगे। मोदी साहब का, शहबाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट इस हवाले से ऑन रिकॉर्ड है, उसकी वजाहत आपसे लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरम खेलदास कोहिस्तानी साहब, जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मोदी है, सारा किया धरा भारत का है शहबाज शरीफ साहब। सर हुकूमत क्या गई, शहबाज शरीफ साहब को तो अकल आ गई। मतलब ये बात उनको पहले नहीं समझ में आई थी, क्योंकि पहले सज्जन जिंदाल और मोदी का यहाँ का दौरा और ये सारी चीज़ें बड़ी काबिल एतराज़ बातें थी, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। क्या कहेंगे? देखें, पहली बात तो मेरे ऑनरेबल एमएन कंवल शहजोब साहब ने आज जो बात की, मैंने समझा कि ये ज़ाहिर ये जो इशू चल रहा है इसमें पूरी कौम और पूरी पार्लियामेंट और हम सब एक हैं और हम सब मुश्तरका इस पे जवाब भी देंगे। मगर आज भी उन्होंने एवन फील्ड को ज़रूर उसमें लाया। मुझे उम्मीद थी कि कंवल शहजोब साहबा आज के दिन कम से कम ये इस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं करती। तो चलो, दूसरी बात ये कि देखें, जो भारत शहबाज साहब की जो आपने पहले इंट्रो में कहा कि जो उसकी स्टेटमेंट है, जो भारत जिस तरह खून की नदियां बाहर आए कश्मीर में या मकबूजा कश्मीर, जितने मजालम उठ रहे हैं वहाँ पे, कोई नोटिस नहीं लेता है किस तरह मासूमों का, नियत शहरियों का खून बहता है। तो ज़ाहिर जब इस किस्म की उन्होंने एक मुसलसल एक ये काम कर रहे हैं तो इस तरह के वाक़यात होने तो होंगे ना। जब आप कहीं पे भी इतना मुजालम करेंगे, कहीं से आवाज़ उठेगी, कहीं से कोई हिकमत अमली होगी पैदा। तो ये भारत ये पहली दफ़ा नहीं है ये मसनूई बात ये करता है। जब भी इन पे कोई अटैक हुआ है, कोई भी मामला हुआ है, वो विदिन 10 से 15 मिनट में पाकिस्तान भी डाल देता है। उनके 7 लाख फौजी कहाँ हैं, उनकी एजेंसीज कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी तमाम नाकामियाँ कभी भी नहीं करता है। हालांकि वो भारत खुले आम पाकिस्तान में, आपको पता है कि जब सीपेक आया तो उनको अज़म बात नहीं हो रही थी। उन्होंने कराची से लेकर बलूचिस्तान पाकिस्तान में जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात किए, मगर वो अपनी जो हरकतें हैं उनकी जो पाकिस्तान में करता रहा है, जो दहशतगर्दी करवाता रहा है, ये सबको पता है। मगर ये अपनी उनके पास को ना कोई उनका कोई ठोस जो सबूत हो, कभी भी वो उन्होंने पेश नहीं किए। तो शहबाज साहब की बात बिल्कुल ठीक है। बजाय खेलदास साहब जी, नवाज शरीफ साहब ने मुंबई अटैक्स क्यों पाकिस्तान पे डाल दिए थे? देखें आप, मैं यही कह रहा हूं कि आज हमें मुत्तहद होने की बात है, आज हमें एक होने की, एक आवाज होने की। मैडम आप मुझे ये बताएं, मुनासिब है आज के दिन, मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरह की बात ना करें तो बेहतर है। आज सर मुझे थोड़ा सा इंटरवीन करने की इजाजत दीजिए, क्योंकि है ना जी, 6 महीने पहले तो की है मैडम। ये मेरा ख्याल है साहब भी अब पाकिस्तानी नहीं निकला, ये देसी मुलाकात यहीं तक महदूद रखते हैं। मैं इससे पहले कि आप लोग जो है वो सर मैं बहुत ही गरीब
आदमी हूं सर। थोड़ा सा मैं इम्तियाज शेख साहब के पास चले जाऊं ताकि आप लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो जाए। मेरा गुस्सा नहीं, मेरी बात जब मैंने सब बातें सुनी है ना, अच्छा। तो मेरी बात भी, मैं इम्तियाज शेख साहब के पहले भी मौक़िफ़ जो है वो तकरीबन हमारा मिला जुला है। मैं ये कहता हूँ कि ये कंवल शहजोब साहबा हमें बताए कि ये जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, क्यों नहीं इसकी कश्मीर की कल वो बात करता था, क्यों नहीं जो दहशतगर्दी वहाँ हो रही, जो मजालम हो रहे उसकी बात करना। ये आपने जो है ना मेरी रोजी पे लात मारी और वो भी इतनी जोर से। आप देखिए सारा कंटेंट ये इंडिया बैशिंग के अलावा नून लीग और पीटीआई बैशिंग शुरू हो गई। आपकी मईशत ठीक नहीं हो रही है, आप कहते हैं पिछली हुकूमत, जब आपसे महंगाई बढ़ रही है आप बोलती है पिछली हुकूमत। आज आप संजीदा हो जाएं सर, आप आए पार्लियामेंट में, आप एतमाद में लें, कौम आपके साथ खड़ी है, हम आपके साथ खड़े होंगे, पीएमएलएन आपके साथ। अच्छा सर, शो का वक्त जो है वो पैसे की तरह उड़ा जा रहा है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं मोहतरमा और खेलदार साहब, सर जरा गरीब आदमी जरा थोड़ा ख्याल कीजिएगा। इम्तियाज शेख साहब सर ये मुझे बताइए, भारतीय फजाइया के 2 तैयारे नैन मटक्के के दौरान आपस में टकराकर तबाह हो गए, ये इंडिया पे हमला करेंगे? मतलब ये मुंह और मसूर की दाल, ये कैसे होगा? रिहर्सल के दौरान तैयारे नहीं संभाल सके तो जंग का तो एक अलग ही प्रेशर होता है सर। देखिए जी, ये जो आज थोड़ा सा मैं एक चीज़ ज़रूर बंद करूँ, ये बड़े अफसोस की बात है कि आज के मौके पे इस तरह की बात करें और आपस में लड़ाई करें और आपस में इल्ज़ामात लगाएं। तो मैं कंवल साहब को कहूँगा कि वो आज तो कम से कम छोड़ दें, कम से कम ये चीज़ ना करें, और खेलदार साहब भी थोड़ा सब्र करें, उठा के देखें और इंडियन चैनल पे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो देखें कि नवाज शरीफ साहब का कितना उन्हें दुख लगा हुआ है इस वक्त। मैं आपकी तरफ आता हूं सर, जरा थोड़ा सा इम्तियाज शेख साहब से मैं जरा बतिया लूं। अभी आप पाकिस्तान की बात करें और जी सर, ये इसमें जो आपने बात की, तो मैं इसकी कैपेबिलिटीज, ये इसकी आवाज मुझे गूंज आ रही है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सर आप बोलते रहिए, मुझे आपकी आवाज बहुत जोर से आ रही है, आप बोलते रहिए। भाई जरा कुछ करो यार। लेकिन मेरे पास डबल आवाज आ रही है, अपनी आवाज मुझे खुद सुन रहा हूँ। ये खुद एहतिसाबी की अलामत है सर, इसका मतलब है कि अल्लाह का करम है आप पे। आप बोलते रहिए, मैं टेक्निकल वालों से कह रहा हूँ, ओ भाई कुछ करो यार। तो ये जो आज आपने बात की, ये तो मतलब इनका जो सिलसिला है, इंडिया की जो आप सलाहियतों की बात करते हैं, तो ये तो कई दफ़ा पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं जिसमें उनकी सलाहियत ज़ाहिर होकर आ गई है, और वो उनकी इतनी फ़ौज, इतने उनका बड़ा मुल्क और इतने उनके वसाइल और इतनी इकानमी की बात करते हैं, तो चीज़ें उनसे संभल नहीं पाती। अपने मुल्क में खुद संभाले ना कि वो क्या करते हैं। अभी हमारे लोग वहाँ कहाँ जाते हैं, बॉर्डरों पर तो उनकी बाड़ें लगी हुई हैं, कश्मीर में बाढ़ लगी हुई है, इंडिया के बॉर्डर पर बाढ़ लगी हुई है। तो ये अंदर की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है जो आज़ादी चाहते हैं, जो कि मतलब जिन पे जुल्म हो रहा है, जिन पे ज्यादती हो रही है, वहाँ से ही आवाज़ आ रही है। और वहाँ अगर जिस तरह की वो मुजालिम हो रहे हैं, तो वो अगर वो कोई रिएक्शन होता है तो मतलब उस पर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे क्या लगाना, और पाकिस्तान पे बिल्कुल इस बात पे कोई शक नहीं कि हर 10 मिनट के बाद, उस वाक़े के बाद वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता है, ना उसकी तहकीकात होती है, ना उसकी कोई सबूत साबिती होती है। ये जहाज़ों का गिरना, मोहतरमा के ज़ब्त का दामन न छूट जाए, मैं बेहतर है मैं उनके पास चले जाऊं। एक सवाल मेरे जहन में आया सर, जरा आपसे इल्तिमास है कि ब्रेक पे पैर रखिएगा। मैडम शीरी मजारी साहिबा ने अपने तौर पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा 2.5 साल का बच्चा भी यकीनन ये बात ज़रूर जानता होगा, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। फरमाती है पुलवामा वाक़या भारत की इंतखाबात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मिनिस्टर होकर सरकार में रह करके एक तो बजला संजी का ये मुजाहरा, दूसरी बात ये करतारपुर और फलाना ठिकाना ये सब करने से पहले नहीं समझ में आ रहा था। शहबाज शरीफ साहब को भी उस वक्त अकल आई जब अकलदाड़ निकल चुकी थी, जब तोते उड़ गए थे। इनको हुकूमत में रहने के बाद ये बात समझ में नहीं आई कि इंडिया के साथ ये जो वन वे ट्रैफिक चला रही हैं, इसका नतीजा क्या होगा। आज भी ट्रेड जो हुई है पाकिस्तान की, और उसकी ट्रेड भी मुतासिर हो चुकी है। जितने ऑर्डर्स थे वो उन्होंने कैंसिल कर दिए और अब पाकिस्तान से कह रहे हैं कि पैसे वापस दो। अब आप बताइए, हमसे पैसे मांग रहा है क्या जी? दोबारा जरा एंड वाला बोलिएगा, समझ नहीं आया लास्ट। ऑर्डर्स कैंसिल करने के बाद उन्होंने पेमेंट अपनी वापस मांग ली है, उनकी ये जुर्रत इंडिया ने, जाहिर है मैम। आवाज आपकी असल में जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल इंडिया जी। देखिए पहली बात ये कि मैंने अभी उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी है, शीरी मजारी साहिबा ने जो भी बात की है, क्योंकि डीएसएस पढ़ाती रही हैं, डीएसएस की प्रोफेसर रही हैं,
तो ऑब्वियसली इस तरह की स्टेटमेंट, इस किस्म की सिचुएशन में वो कभी पीछे नहीं रहेंगी कि कोई स्टेटमेंट ना आए उनकी तरफ से। लेकिन मैं इस वक्त प्रेफर करूंगी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी है, और ऑब्वियसली वो तमाम इदारों के एग्जेक्टिव हैं और सबको ऑन बोर्ड लेके और एक पेज पे आके वो सारी स्टेटमेंट आई है, तो उसको अगर हम उसके तनाज़ुर में बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर और ऑथेंटिक होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का नैरेटिव है और इंटरनेशनली उसको सीरियसली लिया जाएगा। और वो जो उन्होंने बात की है और इंडिया को उन्होंने आंखों में आंखें डाल के समझाया है पहले के, देखें आपके ऊपर जो जंगी जुनून है, चाहे वो आप एक ड्रामा ही कर रहे हो, मोदी सरकार ये सिर्फ एक इलेक्शन का, और वो उन्होंने उसमें रेफरेंस भी दिया है कि हम जानते हैं कि आपका इलेक्शन ईयर है और इस तरह के स्टंट्स आप लगाते हैं। तो लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी उनको समझाने की कोशिश की है कि जंग शुरू करना आसान होता है, फिर ये जब शुरू हो जाती है तो फिर कंट्रोल नहीं रहती है। मैं इस तनाजुर में अपना एनालिसिस आपको सिर्फ इतना दे सकती हूँ कि ये इस कदर जो एक रेडिकलाइज्ड अब इंडिया में नज़र आता है, जो इंडिया का एक वो प्रोमो चलाते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, मैं समझती हूँ कि वो इंतहाई एक अब यूजलेस किस्म का प्रोमो है, क्योंकि इनक्रेडिबल इंडिया नहीं है, डेंजरस इंडिया है। ना वहाँ पे टूरिस्ट सेफ है, ना वहाँ पे खवातीन सेफ है, ना वहाँ पर सहाफ़ी सेफ है, ना वहाँ पे आपके एक्टर सेफ है। ये इंडिया का नैरेटिव एक ज़माने में हुआ करता था कि जो आपका ये सॉफ्टवेयर इमेज वाले होते हैं, जो आपके फनकार होते हैं या जो आपके खिलाड़ी होते हैं, इनको मैम अनफॉर्चुनेटली आपकी इसी बात पर यहाँ मुझे ब्रेक की कॉल दी गई है। आपने जो अदाकारों की सेफ्टी पर खतरात का खदशात का इजहार किया है, बस दुआ है कि काजोल और अजय देवगन महफूज रहें, बाकी तो खैर निमट लेंगे। यहाँ जाएंगे नाजरीन एक छोटे से वक्फे पर, वापस आएंगे तो गुफ्तगू को किसी मंतिकी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त बहुत कम रह गया है, आखिरी वक्त चल रहा है, आप यूँ समझिए आज के प्रोग्राम का। खेलदार साहब स्ट्रेट अवे आपके पास आऊँगा। सर, बात हो रही थी भारतीय अदाकारों की। कमल हासन साहब ने भी अपनी गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि जी कश्मीर में इस्तिस्वाब राय में क्या कबाहत है, किस चीज़ का खौफ है इंडिया को। आपके ख्याल में सर वाकई अब ये जो पाकिस्तानी, इस तरफ भी मैं आऊँगा, लेकिन अगर कमल हासन साहब की बात की जाए या दीगर लोगों की, वहाँ कपिल शर्मा, क्या नाम है उसका यार, सिद्धू, हाँ वो सिद्धू की जो रोज़ी मारी गई है, ये सब हरकतें करके इंडिया आखिर अपने आप के साथ कर क्या रहा है? आलमी सतह पर मजाक का निशाना नहीं बन रहा? देखिए, भारत जिस तरह ये आज से नहीं कर रहा है, आप देखें ना काफ़ी वक्त से ये, मगर मोदी तो ज़ाहिर एक नेगेटिव पर्सन है, जिस तरह वो उसकी हरकतें हैं, जो उसकी आदतें हैं, तो वो उस पर तो उम्मीद है हमें ऐसी बातें करेगा। मगर बात यह है कि मैं फिर इधर आऊँगा, कंवल शहज़ोब को थोड़ा जवाब दे दूँ अगर मुझे इजाज़त हो, अगर कंवल साहिबा भी थोड़ी दे दें, जो इस मामले पे भी हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ साहब हो। आप कहती हैं कि ये एटमी ताकत नवाज शरीफ साहब ने ही बनाई और इंडिया के मुकाबले में जिस तरह धमाके किए, आप उनकी मोहब्बतनी पे, उन पे जो ये बातें करते हैं, मैं आपको अपील करता हूँ कि आप इस किस्म के बयानात आज के दिन या इन हालात में ऐसी चीज़ें ना करें तो बेहतर है। ये कौम के लिए भी अच्छा नहीं है, और हम अगर साथ नहीं होंगे, मुश्तरका हमारा आवाज़ नहीं जाएगा, तो ये हमारा फेल्यूर होगा। दुरुस्त है। इम्तियाज़ शेख साहब, सर ये मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी वहाँ इंडिया में जो कुछ हो रहा है कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी तालिब इल्मों के साथ, दुकानों के साथ मारपीट, इस वक्त एक जहल का कारोबार वहाँ पे हो रहा है। ये मुझे बताइएगा सर कि इस वक्त जो पाकिस्तान वालों की, उन अदाकारों की, उन गुलकारों की, उन सदाकारों की या उन कलाकारों की जो रोज़ी मारी गई है, आपके ख्याल में ये कौमी गैरत, वो ब्रिगेड जो उस वक्त हुआ करती थी, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती थी और वो गैरत बेचती फिरती थी, आपके ख्याल में वो इन लोगों को थोड़ा थोड़ा कोटा अगर दे दे कि भाई कम से कम इज्जत की दाल रोटी खाओ? वो हज़रत अली का इतना ज़बरदस्त कॉल किसी ने मुझे भेजा, मैं आशश कर उठा, लिखा था कि जिल्लत उठाने से बेहतर है कि आदमी तकलीफ उठा ले। कैन यू बिलीव?
देखिए जी, ये तो मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ और पूरे पाकिस्तान की कौम समझती है कि ये सकाफती जो ट्रूप्स जाते हैं, जो सकाफती वफ़द जाते हैं, जाने चाहिए, मुल्कों में दुनिया में होता है। लेकिन जो आज हालात हैं, जो आज कश्मीर में मुसलमानों पर, कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जिसकी दास्तान मतलब पता नहीं क्यों दुनिया अभी इस पर खामोश है और पता नहीं क्यों उस पर वो आवाज़ नहीं उठ रही जो उठनी चाहिए। तो मतलब अभी तो कम अज़ कम जो हमारे पाकिस्तानी फ़नकार हैं वो इन हालात को समझें, क्योंकि उनको इज़्ज़त वहाँ इन हालात में नहीं मिल सकती, क्योंकि मोदी हुकूमत ने और वहाँ की जो इंतहा पसंदों ने वहाँ इस तरह का माहौल बना दिया है कि मतलब वो वहाँ जाएंगे भी अगर तो उनको वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। तो मतलब अपनी इज़्ज़त तो अपने हाथ में होती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें इस वक्त कम अज़ कम पाकिस्तान की जो एक साख है, जो पाकिस्तान की एक इज़्ज़त का सवाल है, उसके लिए कम अज़ कम वो ज़बानी तौर पे और एलानिया ये कहें कि जी हम वहाँ नहीं जाएंगे और हम कम अज़ कम वहाँ बाइकआउट कर लें, क्योंकि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के फ़नकारों ने तो कुछ चीज़ें पाकिस्तान में फ़िल्मों की रिलीज़ पे भी पाबंदी लगा दी अपनी फ़िल्मों की। तो कम अज़ कम यही जेस्चर यहाँ से जाना चाहिए ताकि मतलब वो उनको पता हो। और दूसरी एक और अहम बात नूर अल-फज़ल साहब, एक मैं ज़रूर बात कहूँगा कि ये सोलो फ्लाइट वाला काम पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, इमरान खान साहब को चाहिए कि तमाम पार्टियों को बुलाएं, तमाम लीडरों को बुलाएं, साथ बिठाएं और एक पैगाम जाना चाहिए कौमी यकजहती का पाकिस्तान की तरफ से, जाके मालूम हो सके कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप एक साथ है इंडिया के मामले पर और कश्मीर के मामले पर, हम सब एक साथ हैं। ये सिर्फ अकेली तकरीर करने से या अकेला मैसेज देने से बिल्कुल नुकसान होगा पाकिस्तान के कॉज को। मैं समझता हूँ सर, लेकिन आपने जो फरमाइश की अनफॉर्चुनेटली उसका जवाब आज से 3 दिन पहले फवाद चौधरी साहब दे चुके हैं। मैं मोहतरमा कमल शोजब की तरफ आऊंगा और फिर उसके बाद वाइंड अप की तरफ जाएंगे। मैम, फवाद चौधरी साहब का फरमाना था कि जी अपोजिशन को बिठाने का बात ये है वो किस तरह के बयान देता है वो जी नहीं, वो थोड़ा सा उनकी नजर उतार लेने दी सर। वो कह रहे थे कि चूंकि आधी अपोजिशन जमानत पे है, आधी जेल में, केसेस चल रहे हैं, आप किससे बात करें? तो केस तो सदर पाकिस्तान पर भी है, वो बेचारे खजना पे इस वक्त, और केस तो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे भी हेलीकॉप्टर स्कैंडल तो नहीं हुए। सर, मैं आपकी तरफ आता हूं जरा, अगर वक्त मिला मैं मोहतरमा कमल शोजब साहिबा से कुछ इस्तफसार करना चाह रहा हूं। मैम, ये मुझे बताइएगा, ये किस किस्म का बयानिया है, ये किस किस्म का पैमाना है? देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप ये सारा बात कोट कर रहे हैं वो वाकया माजी हो चुका है। और दूसरी बात ये कि अगर उस पर हम बात करेंगे बात लंबी हो जाएगी। सेनेट की कमेटी गई थी और उसमें सारे अपोजिशन के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मौजूद थे, जिन्होंने जाके उनसे मुलाकात की थी प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान साहब से। अब आ जाए इंडिया पे। इस वक्त जहाँ तक इंडिया की बात है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अकेला प्राइम मिनिस्टर या पीटीआई आपसे बात करें। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पूरा और मेरी पूरी कौम आपसे ये कह रही है कि हम तैयार खड़े हैं, और अगर आप कोशिश करेंगे यहाँ कोई स्ट्राइक करने की तो हम सोचेंगे नहीं जवाब देने का, हम जवाब देंगे। तो ये आप इसमें अगर ये समझ रहे हैं कि ये अपने आप को उस सारे नैरेटिव से अलग करते हैं, तो फिर तो हमें कोई ज़रूरत है कि हम इकट्ठा बैठा हुआ उन्हें दिखाएं कि नहीं हम ठीक अलग हैं। अगर आप इसको इंडोर्स करते हैं और बराए मेहरबानी अपने जो इनके पार्टी के कुछ जो अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल्स कहते हैं उनको मना करें कि ट्विटर पे इस वक्त वो इंडिया के नैरेटिव को इंडोर्स करने की बजाय पाकिस्तान के ओवरऑल नैरेटिव को इंडोर्स करें, और खुदा का वास्ता इस टैगिंग को अपने आप से हटाएं, क्योंकि फिर ये बुरा मनाते हैं जब हम इनको माजी की इन्हीं की स्टेटमेंट्स और इन्हीं के दिए हुए तोहफे आमों के और साड़ियाँ याद कराते हैं, और यहाँ इनके बुलाए हुए मेहमान याद कराते हैं कि वो आ गए थे और हमें पता नहीं था कि ये यहाँ से आके बूरबन चले गए हैं। तो इंडिया आप देखें कि जब पाकिस्तान की बात आती है वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और अब जो डी जनरेशन है इंडिया की इस वक्त, और जो मोदी ने जितनी आग लगा दी है इंडिया में, आज आपको और सो कॉल्ड लिबरल्स को ख्याल आता होगा कि कायदे आज़म कितने विजनरी थे। उन्होंने कितने साल पहले सोच लिया था कि पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ पे किस तरीके से रह सकेंगे। 2000 मुसलमानों का कातिल जिसकी एंट्री मना थी यूएसए में, वो प्राइम मिनिस्टर बना, और आज आप उस मुल्क का हाल देख लें कि सानिया मिर्जा जो उस मुल्क की बेटी है, उस मुल्क की प्लेयर है, उसको कह रहे हैं इसको इसका ब्रांड एम्बेसडर इसको बंद कर दो। सिद्धू जो उस मुल्क के लिए इज्जत लेकर आए, आज उनको वो कहते हैं कि आप सच्चाई की बात ना करें, इंसाफ की बात ना करें, कश्मीरी लोग जो वहाँ पे जुल्म से मारे हैं उनकी बात मत करें, और उसको जान की धमकियाँ दे रहे हैं। तो एक जो लिबरल उनका एक फेस उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी लॉबी के थ्रू। मैडम, वैसे ऑन अ लाइटर नोट अब चूंकि प्रोग्राम को सम अप करने का वक्त भी आ चुका है,
धमकी के लिए तो हमारे पास तीर बहदफ नुस्खा मौजूद है, धमकी के हुक्मा तो हमारे पास मौजूद हैं। शहरियार आफरीदी जैसा जय्यद आदमी मौजूद है। फैसल वावडा, वो आपको याद नहीं है वो कराची में जो चल रहा था मामला, रेंजर्स को पीछे हटा करके वो अपनी तमंचा लेके आ गए थे। मेरा ख्याल है कि अगर इन्हीं से कहा जाए तो काफी शाफी इलाज तो इंडिया का अकेले फरमा लेंगे। मुख्तसर 30 सेकंड है मेरे पास वाइंड अप करने के लिए। नहीं नूरुल आरफीन, ऑन अ लाइटर नोट, फिर तो हमारे पास जो हमारे फिल्म स्टार्स होते हैं ना, वो एक भी काफी होता है पूरी फौज को उड़ाने के लिए। बात इस वक्त बड़ी सीरियस हो रही है तो हम लाइटर मोड में जा नहीं सकते। बात यह है कि हमारे पास जो हमारी फौज मौजूद है ना, जिन्होंने उनके दांत हमेशा तोड़े हैं, इंशाल्लाह वो किसी से पीछे नहीं है। और हमारे पायलट्स इतने एक्सपर्ट हैं कि वो आपस में नहीं, जो आपने कहा था आंखें लड़ाते हैं या नैन मटक्का, वो टारगेट पे जाके हिट करते हैं। दैट वाज द वर्ड, आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, इंडिया बहरहाल यहाँ खेलदार साहब या मोहतरमा कमल शोजब साहिबा की ये जो मामलात चल रहे थे, थोड़ी सी ज़रा गुफ्तगू हो रही थी, उससे ये ना समझे कि यहाँ जो है ना ज़रा कोई गफलत का शिकार है। हम तैयार हैं, पूरी तरह तैयार हैं। हमारी फ़ौज को तो छोड़ दें, मैंने जो 2 नाम लिए हैं वो इतने भारी हैं कि आपकी तसव्वुर नहीं है, आप सोच नहीं सकते। अगर हमने ज़रा कुछ कर दिया ना, फैसल वावडा को आप हल्का ना लें, शहरियार आफरीदी को आप जानते नहीं है। इंटरनेट पे यूट्यूब से रुजू करें, आपको पता चल जाएगा क्या फ्लाइट है। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ प्रोग्राम को मैं आपसे अलविदा लेने का। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।